नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, इसके लिए कोशिका सिद्धांत थ्योरी आई थी, उस पर बात करेंगे। कोशिका में कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार में उसको बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय कौन से होते हैं, तो इस तरह के इसमें टॉपिक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक के अनुसार कोशिका, जैसा कि आपको सभी पता है, आप सभी एक घर में रहते हैं, ठीक है। घर में क्या है कि जितनी भी ईंटें हैं, ईंटों को जोड़ जोड़ के घर बनाया गया है, तब जाके एक दीवार खड़ा होता है, एक कमरा बनता है। उसी तरह आपका शरीर भी क्या है, एक घर है जिसके अंदर आपके सारे रासायनिक क्रियाएं, शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं। तो ये शरीर भी एक घर की तरह है जो कई ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर एक साथ बिल्ड होकर बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो घर है उसका जो यूनिट होता है, यानी इकाई होती है, वो एक ईंट होती है। उसी तरह हमारे शरीर या किसी भी जीवित शरीर की जो यूनिट या इकाई होती है वो कोशिका होती है। यानी कोशिका के नीचे उसको और नहीं ले जा सकता। सबसे छोटी इकाई जो होगी वो कौन सी होगी, कोशिका होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे चारों तरफ दो तरह के जीव हमको मेनली दिखते होंगे। दो तरह की चीजें, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव वो ऐसे जीव जो श्वसन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। और निर्जीव जो जिनके अंदर न श्वसन होता न प्रजनन होता, यानी कि एक तरह से कह लें कि ऐसे निर्जीव ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, और सजीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें कोशिका पाई जाती है। अब बात इसके आगे करते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवधारी का स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होने का प्रमाण है। कोई भी कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन यानी खुद से जी सकता है, और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में खुद से यानी सेल्फ सक्षम होता है। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक या रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये चीज भी बोला जाता है कि कोशिका क्या होती है, ये जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसके बारे में बताया था। बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की। इस प्रकार इस पे काम करते हुए कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी सेल थ्योरी दी, या कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्होंने दिया। तो आइए एक एक करके इन लोगों को भी देख लेते हैं कि इन्होंने अपने क्या महत्वपूर्ण मत इस बारे में दिए। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस फ्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग उसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली थिन लेयर परत मिलती है, जिसे आजकल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो कि इसकी विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले ही बता रहा हूं मैं कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक जो मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में पूरी तरह असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है,
यहाँ पे बात हो रही है कि कोशिका विभाजन की। जब भी एक कोशिका दो कोशिकाओं में यानी विभाजित करती है तब नई कोशिका बनती है। तो स्लाइडेन और स्वान ये नहीं बता सके कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो कैसे होता है। इसके बारे में सबसे पहली बार रडोल्फ बिर्चो यानी कि ये एक वैज्ञानिक थे, 1855 में इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पहले से हैं, जो सेल पहले से हैं, वही क्या होती हैं, विभाजित होकर नई कोशिका बनाती हैं। इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत ऐसा है जिसमें दो पॉइंट है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं। यानी कि अगर कोई जीव छोटा था उससे वो बहुत बड़ा हो गया, उसका आकार बड़ा हो गया, तो छोटा था तो उसमें एक कोशिका थी और फिर वो डिवाइड होते 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 वो क्या वृद्धि करते करते बड़ा हो गया। यानी सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं। और दूसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी पहले से जो कोशिकाएं हैं उससे निर्मित होती हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब मनुष्य का बच्चा होता है, ह्यूमन बेबी होता है, तो वो साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है, हो सकता है कि आपके आधे हाथ में ही वो आ जाए, ठीक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, साल दर साल बीतते हैं, उसकी साइज बढ़ती जाती है और जब वो 18-20 साल का होता है तो उसकी साइज, आप उसको कंपेयर करिए कि वो साइज और जो जब वो पैदा हुआ था वो साइज। इसी तरह कुत्ते का बच्चा ले लीजिए, बकरी का बच्चा ले लीजिए, गाय का बछड़ा ले लीजिए, सभी जब पैदा होते हैं तो छोटे साइज छोटी होती है, आयतन आकार अलग होता है और समय के साथ साथ उनके आयतन आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर में स्थित जो पहले से कोशिकाएं, जो पहले जो सेल है, वही क्या होती है, डिवाइड होकर नई सेल बनाती हैं। अब बात करते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसको देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। झिल्ली युक्त मतलब मेम्ब्रेन होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं, यानी कि क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब ये अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल्स को इंग्लिश में कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरे पिताजी जैसे दिखते थे, उनका कद काठी जैसे था, हाव भाव जैसे था, वो उनके डीएनए में था, वो अनुवांशिक पदार्थ मेरे अंदर भी, मेरे डीएनए में भी आया है। इसी तरह मेरा जो बच्चा होगा उसमें भी क्या होगा, मेरी लंबाई, ठीक है, मेरी कद काठी उसमें जाएगी, ट्रांसफर होगी। उसी तरह आपके भी जो संतान होगी, आप भी देखेंगे कि आप अपने मम्मी या पापा से बहुत हद तक मिलते जुलते होंगे, ठीक है। और जैसे कुत्ते का बच्चा होता है वो कुत्ते की तरह दिखता है, जो पहले भी बता चुके हैं। बकरी का बच्चा होता है बकरी की तरह दिखता है। गाय का बच्चा होता है गाय की तरह दिखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुत्ते का बच्चा बकरी की तरह दिखने लगे। क्यों? क्योंकि जो उसका डीएनए होता है वो कोडेड होता है, वो अपनी जो जनक होते हैं, यानी जो उसके पेरेंट होते हैं, उसी की तरह क्या होगा, उसका स्वभाव होगा, उसी की तरह कदकाठी होगी, उसी की तरह वो दिखेगा। अब जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, यानी क्या, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, ठीक है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अभी हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड एक चक्र मिलता है, एरिया मिलता है, कवर एरिया मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य यानी कि क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। यानी कि जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं पे संपन्न होती हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं का कहना कि क्या मतलब, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम सांस लेते हैं वो भी क्या एक केमिकल प्रोसेस है,
सांस लेना तो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो केमिकल प्रोसेस है। हमारे खाने का पचना, ठीक है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही घटित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, यानी कोशिका का अंग, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, फूड वैक्यूल, गोल्जी का यानी गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, सभी कोशिकाओं में मिलती हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती है, यानी उनका आकार अलग होगा, उनका माप मेजरमेंट अलग होगा, और उनका जो काम होगा वो भी अलग होगा। उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका जिसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, ये 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये कोशिकाएं बिंबाकार बहुभुजी, यानी कि इसमें ढेर सारे पॉइंट्स निकले होंगे, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति की तरह होती है। यानी असमाकृति मतलब क्या, एक जैसी न दिखने में। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया जैसे कि जीव होते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। माप का आकार काफी भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, जैसे कि डंडाकार यानी डंडे के आकार में, जिसे बैसिलस कहते हैं, गोलाकार जिसे कॉकस कहते हैं, कोशाकार जिसे विब्रो कहते हैं, और सर्पिलकार जिसे स्पाइलर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिकों में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के। माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से नहीं घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। साइटोप्लाज्म यानी क्या, जीव द्रव्य, ठीक है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। आप सिंपल से समझ लीजिए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो चीजें होती हैं वो या तो पूरी तरह से एकदम सुस्पष्ट नहीं होंगी या तो एब्सेंट होंगी, ठीक है। प्रो मतलब ये पहले की कोशिकाएं हैं, और बाद में क्या आ गया, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आ गई जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक यानी एकदम विजिबल केंद्रक था और ढेर सारे उसके अंग थे काम करने के लिए, उसमें और अंगक पाए जाते थे, ऑर्गन पाए जाते थे। अब इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है, और उसके जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी भी होते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मीसोसोम, ठीक है, जैसी झिल्ली कहाँ मिलती है, ये प्रोकैरियोटिक में मिलती है। और ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन में होते हैं। यानी जो फोल्डिंग, अंतर्वलन क्या होता है, फोल्डिंग, कोशिका झिल्ली की जो फोल्डिंग होती है उसके अंदर होते हैं।
अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे कि विशेषकर जीवाणुओं में, जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तर की यानी ट्रिपल लेयर संरचना बनाते हैं। जैसे कि बाह्य परत जो होती है, जो बाहरी परत होती है, वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। जो उसके बाद जो परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है, और सबसे अंदर की परत जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि क्या, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाती है। जबकि यह आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग होता है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स का काम अलग है, सेल वॉल का काम अलग है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का काम अलग है। लेकिन ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीवाणु की एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तो कैलिक्स होता है विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में अलग अलग होते हैं। कुछ में ये ढीली होती हैं और जिसे अवपंक परत कहते हैं, वह दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण का रूप ले लेती है, जिसे संपुटिका यानी कि कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणुओं को फटने तथा निपातित यानी रप्चर होने से बचाती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। सभी आद्य जीव यानी अभी जो जीव हैं, जितने पादप हैं यानी प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, जितने कवक हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है, यानी कि जितने भी इसमें अंग पाए जाते हैं उसके बाहर भी झिल्ली पाई जाती है। सिंपल से समझिए कि पहले जो फोन आता था वो बटन वाला होता था, उसे हम सिर्फ कॉल कर सकते थे और कॉल रिसीव कर सकते थे। बहुत ज्यादा हो तो उसमें स्नेक वाला गेम आता था, तो उसको एज अ आप प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन के बारे में, क्योंकि सब लोग मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और अब जो फोन आ रहा है उससे आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं, उससे आप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, फोटोशूट भी करते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, और उसमें ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, ऑनलाइन कंटेंट भी देखते हैं, यूट्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें सिर्फ फिजिकल बटन जो है वो गायब हो गए 1 2 3 4 वाले, ठीक है। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है, 3 4 कैमरा वाले आ रहे हैं और धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहे हैं। उसी तरह ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक भी सेल है और यूकैरियोटिक भी सेल है। जैसे कि पहले का जो बटन वाला फोन था वो भी फोन था, और अभी जो टच स्क्रीन आ रहा है वो भी एक फोन ही है। प्रोकैरियोटिक में कुछ फीचर लिमिटेड थे, यानी कि उसमें बहुत कम चीजें पाई जाती थी, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या है, फीचर ज्यादा है, उसमें ज्यादा फंक्शन है, ज्यादा उसमें ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा ऑर्गन है तो ज्यादा फंक्शन अच्छे से करते हैं, सबका कार्य अलग अलग है, ठीक। तो आप ये हमको लगता है कि आप इससे बेहतर एग्जांपल शायद आपको ना मिले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझने के लिए, ठीक है। अब यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, यानी कि इसका जो केंद्रक होता है वो आवरण यानी कवरिंग होती है और झिल्ली युक्त होता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय यानी कि मूवमेंट एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। पादप कोशिकाओं में जैसे कि पहले बताया कि कोशिका भित्ति, लवक यानी कि प्लास्टिड एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। लेकिन रसधानी की जगह जैसे कि पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी फूड वैक्यूल मिलती है, उसी तरह जो प्लांट एनिमल सेल होता है उसमें भी फूड वैक्यूल मिलते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे और बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। ये होता है पादप और जंतु कोशिकाओं में नॉर्मल सा अंतर की अगर पूछ ले कि मेन अंतर क्या है तो ये है। लेकिन अभी इसके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे कि पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। अब यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि कोशिका क्या होती है, किसने इसकी खोज की, कोशिका में मेन चीज क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक क्या होता है उसका नॉर्मल ओवरव्यू, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है उसका नॉर्मल ओवरव्यू। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब आपको ये पता है कि सेल जैसे कि एक एक ईटा जोड़ के पूरा घर बनता है, वैसे एक एक सेल जोड़ के पूरा हमारा बॉडी बना है। तो एक सेल से क्या बनता है, ऊतक टिश्यू बनता है, और उस टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है यानी अंग बनता है।
और कई ढेर सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम। जैसे एक सेल ने एक सेल से 2 सेल 3 सेल मिलके, कोशिका मिलके क्या बनाई, एक टिश्यू बना ली। उस टिश्यू से हमारा ढेर सारे टिश्यू मिलके हमारा क्या बनाया, हमारा दिल बना लिए, हार्ट बना लिए, फेफड़ा बना लिए, आंखें बन गई, ठीक है। इस तरह अलग अलग अंग हमारे बन गए। अब जैसे कि अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ सिस्टम की बात आई ना, यानी कि क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने अंग काम करते हैं, यानी कि टिश्यू ने ऑर्गन बनाया और ऑर्गन ने क्या मिलकर बनाया, ढेर सारे ऑर्गन ने मिलकर एक सिस्टम बनाया कि हम ये काम करने के लिए इतने ऑर्गन की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे काम होते हैं, तो आप क्या करते हो कि चलो अच्छा हलवाई वाला काम है तो चाचा जी का लड़का और बुआ जी का लड़का ये लोग मिलके देखेंगे, 2 लोग मिलके देखेंगे, ठीक है, कि कोई सामान गड़बड़ गया। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या एक अंग अकेला नहीं करता है, उसमें ढेर सारे अंग सम्मिलित होते हैं, तब जाके वो काम करता है। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र ले लीजिए, उसमें हमारा होठ है, दांत है, जीभ है, ऊपर का हार्ड पैलेट है, नीचे का सॉफ्ट पैलेट है, फिर हमारा क्या है, इसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। ये सारी चीज क्या है, मिल के काम करते हैं, ठीक है। तब जाके हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र हमारा काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से जंतुओं में टोटल 11 अंग तंत्र होते हैं। इसको आप चाहें तो लिख लीजिए। पहला होता है अध्यावरण तंत्र, यानी इंट्यूगिमेंट्री सिस्टम। फिर दूसरा होता है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, ज्ञानेन्द्रिय यानी सेंस ऑर्गन, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, और लास्ट है जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह से टोटल 11 अंग तंत्र हमारे बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में एक हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कि प्लांट सेल में कैसे कैसे चीजें व्यवस्थित होती हैं। तो एक प्लांट सेल में को शुरुआत में 2 भागों में बांट लीजिए। एक होता है सेल वॉल, जो उसका बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण, और उसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, ठीक है, और इस जीव द्रव्य के अंदर 3 और चीजें होती हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में 2 चीजें होती हैं, एक होती है नॉन लिविंग मटेरियल और एक होता है लिविंग मटेरियल यानी कि लिविंग ऑर्गन्स होते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल में होता है रिजर्व मटेरियल यानी संचित पदार्थ, यानी कोशिका को जो काम करने के लिए स्टोरेज चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें नॉन लिविंग पदार्थ में आती हैं, यानी रिजर्व पदार्थ होते हैं, रिजर्व मटेरियल। फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो एक्सक्रीट हम लोग करते हैं, वो क्या होगी, वो भी नॉन लिविंग में ही आता है। और संचित पदार्थ यानी कि जिसे हमने क्या किया है, सिक्रीट किया, यानी स्रावित पदार्थ जो सिक्रीट, जो हार्मोन है, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है यानी केमिकल है। उसी तरह फिर इसमें आते हैं जीवित पदार्थ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइक्रो बॉडीज। प्लास्टिड में 3 होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या, क्लोरोप्लास्ट। और माइक्रो बॉडीज में 3 होते हैं, स्फेरिसोम, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। अब बात करते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत मैंने बताया था क्या, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया। वैक्यूल तो फूड वैक्यूल होता है, जिसमें ढेर सारे क्या होते हैं, फूड जमा करता है पौधा, अपना खाना बनाने के बाद, अपना यूज करने के बाद उसको जो बच जाता है वो क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब केंद्रक के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है केंद्रक कला जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक होता है केंद्रक द्रव्य जिसे कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है एक प्लांट सेल के अंदर। अब बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर होता है, उसको पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पादप कोशिका बहुत मोटी होती है, कड़ी होती है, ठीक है, सुदृढ़ होती है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी के कारण क्या होता है, ये बहुत मोटी और सुदृढ़ होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका में
कोशिकीय रसयुक्त रसधानियां यानी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि पादप जो प्लांट सेल होता है वो क्या करता है, अपना खाना बनाने के बाद जो उसका और फूड मटेरियल जो बना हुआ बच जाता है उसको वो बड़े बड़े फूड वैक्यूल में स्टोर करता है। लेकिन जैसा कि एनिमल सेल है वो क्या होता है, वो खाने के लिए पैदा हुआ है, कंज्यूमर होता है। और पादप कोशिका क्या है, प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर के पास तो जब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो स्टोर करेगा, तभी तो उसको कंज्यूमर जो होगा वो खा पाएगा। तो जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर ऐसा सिस्टम ही नहीं होता, वो रोज खाता है, उसे रोज भूख लगती है, वो खाना स्टोर करके नहीं रख पाता है, इसलिए उसमें फूड वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं। पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होता है। लवक क्या काम करता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तारक काय, ठीक है, अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। और पादप कोशिका में जो फ्लैजिला, ठीक है, यानी कशाभिका, वो अनुपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में फ्लैजिला या कशाभिका उपस्थित होता है। और फ्लैजिला और कशाभिका क्या काम करता है, ये कोड़े की समान संरचना होती है। और जो जंतु जिसमें ये पाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, ये इसको लहरा के ऐसे लहरा के अपना मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। ये मूवमेंट का पार्ट है, ये उसको उस जीव को मूवमेंट प्रदान करते हैं। लेकिन पादप कोशिका को तो मूवमेंट करना ही नहीं रहता, वो एक जगह खड़ा रहता है। तो उसमें ये कोशिका, ये कशाभिका जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको कोशिका के बारे में जानकारी अच्छे से मिल गई होगी कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत में क्या क्या था, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या होता है, मेन अंतर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोशिका के अंदर मैंने जितने भी ऑर्गन्स गिनाए हैं, लिविंग ऑर्गन्स उसमें, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब जितने भी थे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनका संरचना क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, या किस में मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इनके क्या कार्य होते हैं। ये सारे जो ऑर्गन हैं इनके नाम अलग अलग हैं, संरचना अलग अलग है। तो मैंने शुरू में ही बताया कि कोशिका में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम, जो अंग, माप, आकार, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो उनके कार्य भी अलग होते हैं। तो इनके कार्य हम जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कोशिका के अंग के कार्य क्या क्या होते हैं और वो कौन कौन से काम करते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी या कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।